चैप्टर 11 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक की खतरनाक ताकत। अब तक गांव के बाहर शोर और हलचल को सुनकर राहुल गांव वालों की चिंता करते हुए घर से बाहर की ओर भाग जाता है और उसके पीछे पल्लवी भी उसकी चिंता करते हुए भागने लगती है। अब आगे। इस वक्त गांव के बाहर पैन गांव के लोग उस जानवर की बॉडी के सामने अपने हाथों में कुदाल, भाले, लाठियां और भी कई तरह के हथियार लिए खड़े हुए थे। इस वक्त उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। और उनके ये सभी एक्सप्रेशंस और भी बिगड़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अपने सामने खड़े लोगों के ग्रुप को देख रहे थे। उन दूसरे ग्रुप के लोगों को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो पैन गांव के निवासी नहीं है। इनमें से जो इस ग्रुप का सरदार लीडर लग रहा था, वो सबसे आगे खड़ा हुआ था, जो दिखने में काफी लंबा, हट्टा कट्टा और काफी ताकतवर लग रहा था और उसके हाथों में एक बड़ा कुल्हाड़ा था। और इस वक्त वो अपने सामने खड़े पैन गांव के लोगों को अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए देख रहा था। और वो उसी स्माइल के साथ पैन गांव के लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम लोग अभी मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं, राका, आगे तुम लोगों के साथ जो भी करूंगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद ही होगे। अपने सामने खड़े राका की इस बात को सुनकर पैन गांव के लोग बोलते हैं, तुम वेद गांव के लोग वापस चले जाओ। ये जानवर हमारे गांव का है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पर अपना हक जताने की? उन गांव वालों की इस बात को सुनकर राका अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम क्या पूछ रहे हो कि हम इस जानवर को अपना क्यों बता रहे हैं? तो सुनो, ये जानवर हमारे ही हमलों से जान बचाने के लिए इस तरफ भागा था और अब जब ये यहाँ तुम्हारे गांव के पास आकर मर गया है तो इस पर हमारा ही हक बनता है, ना कि तुम्हारा, क्योंकि इसे घायल हमने किया था। राका की इस बात को सुनकर पैन गांव के लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बोलते हैं, तो ये जानवर तुम्हारी वजह से हमारे गांव की तरफ आया था। तुम्हें पता भी है, ये जानवर अकेला ही हमारे पूरे गांव को खत्म कर सकता था और तुम क्या कह रहे हो कि ये तुम्हारे हमलों से घायल होकर ये हमारे गांव की तरफ आया है? हम इस जानवर की बॉडी देखकर ये साफ है कि तुमने अपने गांव को बचाने के लिए ही इसे हमारी गांव की तरफ भेजा था और अब जब ये जानवर हमारे द्वारा मारा गया है तो तुम लोग इसका हक हमसे छीनने आ गए हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उन लोगों की बात को सुनकर राका जोरों से हंसने लगता है और बोलता है, हाँ हाँ हाँ, तो क्या हो गया कि मैं इसे छीन रहा हूँ? किसी में दम है तो वो मुझसे लड़कर मुझे रोक सकता है। राका की बात को सुनते ही पैन गांव के लोग डर के मारे कुछ कदम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह है राका, उनके पड़ोसी वेद गांव के सरपंच का सबसे बड़ा बेटा, जिसके पास बचपन से मार्शल आर्ट का अद्भुत टैलेंट है, जिसकी वजह से इसने कुंग-फू, कराटे और शस्त्र चलाने जैसी कलाओं में मास्टरी हासिल कर रखी है। उन सब गांव वालों को ऐसे पीछे जाते देख राका जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, हा हा हा, तुम लोग इतने में ही डर गए? चलो अब अच्छे तरीके से ये जानवर मुझे दे दो और अपने आप को मार खाने से बचा लो। राका की इस धमकी को सुनकर भी पैन गांव के डरे हुए लोग फिर भी हार नहीं मानते और उस जानवर के शरीर के आगे दृढ़ता से खड़े रहते हैं। उन्हीं में से एक गांव वाला अपनी हिम्मत को जुटाकर अपने सामने खड़े राका को देखकर बोलता है, टैक्स इकट्ठा करने वाला दिन कुछ ही दिन के बाद आने वाला है और अगर इस बार भी हमारा गांव उन कल्टीवेटर्स को टैक्स देने में विफल रह जाता है तो ये हमारे गांव वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम ये जानवर तुम्हें देना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उस गांव वाले के बोलते ही उसके साथ वाला आदमी भी बोलता है, हाँ हाँ, अगर हमने ये जानवर इन्हें दे दिया तो हमारा मरना तो वैसे भी पक्का है ही, तो इससे अच्छा तो हम सब राका से लड़कर इस जानवर को ही ना बचा लें। जिस पर पैन गांव वाला एक और आदमी बोलता है, हाँ हाँ, हम इन गांव वालों से लड़कर जानवर को बचाएंगे। चलो साथियों, गांव में से हमारे और साथियों को भी हमारा साथ देने के लिए बुला लेते हैं। जिसको सुनते ही उसके साथी एक साथ हाँ बोलते हैं और उनमें से एक आदमी गांव के अंदर दूसरे लोगों से सहायता लेने के लिए चले जाता है। जब राका उस आदमी को सहायता लेने के लिए जाते हुए देखता है तो वो उसको जाने देता है और उसके चेहरे पर फिर से एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। पर राका के साथ आए हुए वेद गांव के लोग हंसते हुए बोलता है, ही, सहायता बुलाने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम हमारे सरदार से फिर भी कभी भी नहीं जीत सकते। हाँ हाँ, तुम लोग तो अभी 20 से भी कम हो। तुम लोग हमारे बॉस के सामने कुछ भी नहीं हो, पर फिर भी हमसे विद्रोह कर रहे हो। इसका कोई भी फायदा नहीं है। हमारे सरदार तुम सबको अकेले हराने का दम रखते हैं। तुम सभी लोग बेवकूफ हो। और इसी के साथ वेद गांव के लोग पैन गांव के लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। अपने गांव वालों की इन बातों को सुनकर राका भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए ही बोलता है, हाँ हाँ हाँ, तुम लोग अभी भी मुझसे बचने के लिए मदद बुला रहे हो। लगता है तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। चलो मैं तुम लोगों को अपने कुल्हाड़े की ताकत अभी दिखाता हूँ। और इतना बोलकर राका अपने कुल्हाड़े को किसी तलवार की तरह इधर उधर लहराता है और फिर बिना किसी चेतावनी के पैन गांव की तरफ हमला करने के लिए कुल्हाड़े को लहराते हुए भागने लगता है।
इस वक्त राका ने जिस बड़े कुल्हाड़े को पकड़ा हुआ था वो लगभग 50 किलो का था, पर इससे भी उसकी भागने की स्पीड पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था। वहीं राका को अपनी तरफ ऐसे उन पर हमला करने के लिए बढ़ते देख पैन गांव के लोग काफी डर जाते हैं, पर वहां से साइड हटने के बजाय वो लोग राका के हमले से बचने के लिए अपने अपने हाथों में पकड़े हथियारों को सामने की ओर करके उठा लेते हैं। इस वक्त उन्हें राका किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था जो उनको ही मारना चाहता था। वहीं कुछ ही पलों में राका उनके पास पहुंचकर उन पर अपने कुल्हाड़े से हमला कर देता है, जिसे वो गांव वाले अपने हथियारों से रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक जोरदार बैंग बैंग की आवाज के साथ उन गांव वालों के कुदाल वगैरह टूट जाते हैं और वो दूर किसी कटी पतंग की तरह उड़ते हुए जमीन पर जाकर गिरते हैं। उनमें से कई लोगों के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं और वो अपने मुंह से धूल के साथ साथ खून को भी खांसने लगते हैं। वहीं कई गांव वालों को तो उस कुल्हाड़े के ब्लेड से काफी गहरी चोटें भी आई थी। वहीं उन गांव वालों को ऐसे उड़ते और गिरते पड़ते देख वेद गांव के लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, हा हा हा, देखो वो लोग कितने कमजोर हैं, कैसे उड़ उड़ कर जा रहे हैं। हम ऐसा हो भी क्यों ना, ये हमारे ताकतवर सरदार का प्रहार जो था, जिसके सामने एक हाथी को भी पीछे हटना पड़ जाता है, ये तो फिर इतने कमजोर गांव वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सरदार, आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर और महान हो। हाँ हाँ हाँ, हमने तो पहले ही तुम लोगों को अच्छे बनकर हमारे सरदार के रास्ते से हटने को बोला था, पर तुम लोग फिर वहीं खड़े रहे। अब झेलो हमारे बॉस का कहर। अभी अपने गांव वालों के इस तरह की तारीफ को सुनकर राका बहुत ही ज्यादा खुश हो ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक काफी सर्द, गुस्से वाली और रोबदार आवाज सुनाई देती है। ये कौन पागल, नासमझ और बेहुदा कचड़े जैसा इंसान है जो मेरे पैन गांव में परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे मौत से डर नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। इस रोबदार आवाज को सुनकर राका के चेहरे के खुशी वाले एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और वो जिस तरफ से ये आवाज आई थी उस तरफ अपने सर को घुमाकर देखता है। उस तरफ देखते ही राका को अपनी तरफ बढ़ते हुए एक नॉर्मल कपड़ों में एक जवान लड़का दिखाई देता है, और ये कोई और नहीं राहुल ही था, जिसने यहाँ आते ही राका को उसके गांव के लोगों पर हमला करते हुए देखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे और इस कारण से उसके चेहरे पर गुस्से को साफ साफ देखा जा सकता था। और जब वो राका की तरफ गुस्से से बढ़ रहा था तो वो अपने मन में बोलता है, तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई कमजोर गांव वालों को परेशान करने की, वो भी मेरे राहुल शर्मा के सामने, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। वहीं जब राका ये देखता है कि इस आवाज का मालिक एक छोटा सा लड़का है, तो उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है और वो राहुल को देखते हुए बोलता है, अरे छोटू, तुम क्या अभी मुझे डांट रहे थे? उद्धरण चिन्ह। राका की इस बात को सुनकर राहुल के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलता है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ आए सभी लोगों को डांट रहा था, सबके सब बिल्कुल घटिया हैं। वहीं जैसे जैसे राहुल पास आता जाता है, वैसे वैसे ही वो घायल गांव वालों को राहुल कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है और वो जैसे ही बिल्कुल पास पहुंच जाता है तो वो लोग राहुल को पहचान लेते हैं और उसको वहां देखकर वो गांव वाले राहुल को उसे अपने दिल ही दिल में शुक्रिया बोलते हैं। वहीं जब राहुल की इस डांट को वेद गांव के लोग सुनते हैं तो उनके चेहरे गुस्से और शर्म से लाल हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अब ये छोटू कौन है जिसे उसके माँ बाप ने बड़ों से बोलने की तमीज नहीं सिखाई? सरदार, आप ही इस लड़के को सिखाइए कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, वैसे भी ये यहाँ आकर मार ही खाना चाहता है। हाँ हाँ बॉस, आपको ही इसे सिखाना होगा। अभी वो गांव वाले राहुल को बुरा भला बोल ही रहे थे कि उतने में ही राहुल के पीछे से पल्लवी भागते हुए आ जाती है और वो जैसे ही राहुल को उन खतरनाक लोगों के पास बढ़ते हुए देखती है तो वो पीछे से चिल्लाती है, राहुल, तुम्हें और आगे उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं जैसे ही पल्लवी की इस आवाज को सुनकर वो वेद गांव के लोग पल्लवी को आते हुए देखते हैं तो पल्लवी की खूबसूरती को देखकर वो लोग जैसे थे वैसे ही जम से जाते हैं, और उन्हीं में से एक गांव शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ओ माय गॉड, ये लेडी जवान लड़की पल्लवी कितनी ज्यादा सुंदर है। जिस पर बाकी गांव वाले भी बोलते हैं, सही में ये लेडी हद से ज्यादा सुंदर है, पर ऐसी लड़की पैन गांव में कैसे हो सकती है? हाँ, पर जो भी कहो, इस लेडी से जो भी शादी करेगा उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। और इसी तरह बाकी लोग भी पल्लवी की खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। वहीं जब पल्लवी को राका देखता है तो उसकी आंखों में अलग सी चमक आ जाती है और वो बोलता है, ही, तो इसका मतलब पैन गांव ने एक इतनी खूबसूरत लेडी को छुपा कर रखा हुआ है, अब इसे भी मैं अपने गांव लेकर जाऊंगा। राका की इस बात को सुनते ही पल्लवी काफी डर और घबरा जाती है और तुरंत ही राहुल के पीठ के पीछे चुप जाती है और राहुल से बोलती है,
राहुल, तुम कोई भी खतरनाक कदम मत उठाओ, किसी ने पहले ही हमारे गांव से मदद मांग ली है, जिसकी वजह से बड़े भाई रंजीत और बाकी गांव वाले भी यहां मदद के लिए किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। वहीं जब राहुल पल्लवी को ऐसे डरा हुआ देखता है तो वो उसकी तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल देता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे रहते इन गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी इनको ये बकवास करने के लिए सबक सिखाता हूँ। राहुल की इस हरकत से पल्लवी का चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने सर को नीचे झुका लेती है। इस वक्त उसकी दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो गई थी। वहीं जब पल्लवी इस शर्म से अपने आप को संभालती है तो वो ध्यान देती है कि राहुल तो अब यहाँ है ही नहीं, बल्कि वो तो राका की तरफ बढ़ गया था। जिसको देखते ही पल्लवी पीछे से जोर से चिल्लाती है, नहीं। वहीं पल्लवी के डर को शांत करते ही राहुल राका की तरफ अपने मुके को लहराते हुए बढ़ जाता है और इस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी ड्रैगन वाली तकनीक के पहले फॉर्म को ट्रॉय करने का। और इस बारे में सोचकर राहुल के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो राका के पास पहुंचते हुए अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अपनी तकनीक के पहले फॉर्म को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उसे अपने मुके से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकलता हुआ महसूस होने लगता है। वहीं राहुल को इस तरह अपने ऊपर हमला करते देख राका को ये अपनी बेइज्जती लगती है और वो गुस्से से अपने पकड़े हुए कुल्हाड़े से राहुल पर हमला कर देता है। पर अगले ही पल जैसे ही राहुल का मुक्का उसके कुल्हाड़े से टकराता है तो उसका चेहरा उस मुक्के से निकलने वाली ताकत से पीला पड़ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और वहीं अपने मुक्के के कुल्हाड़े से टकराते ही राहुल जोर से चिल्लाता है, 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक, पहला फॉर्म। और ये बोलते ही राहुल अपने मुक्के को अपनी पूरी ताकत से राका पर उसके कुल्हाड़े पर दे मारता है, जिससे राका का कुल्हाड़ा तुरंत टच होते ही टूट जाता है और वो मुक्का सीधा ही राका के छाती पर लगता है, जिससे राका दूर किसी कटी पतंग की तरह उड़ते हुए जमीन पर जोर से गिरता है। और राका के जमीन पर गिरते ही राहुल को अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को राका को हराकर उसे मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 400 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इनाम देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल शॉकड हो जाता है और वो बोलता है, मैंने किसी को जान से मार दिया। ये क्या हो गया मुझसे? पर इससे पहले कि राहुल कुछ और बोल पाता कि उसके दिमाग में इस शरीर के असली मालिक की यादें सामने आने लगती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में जंगल का कानून चलता है, जिसमें ताकतवर कमजोर को अपने फायदे के लिए मारता है और खुद जीता है, और इस कानून के चलते इस दुनिया में एक दूसरे को मारना बहुत ही ज्यादा कॉमन बात हो गई है। इन सब बातों का पता लगते ही राहुल अब अपने आप को काफी हद तक शांत कर चुका था और वो अपने मुके को देखकर बोलता है, ये तकनीक सच में अपने नाम और स्तर के हिसाब से ही ताकतवर है। इसलिए मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जल्द से जल्द इस तकनीक को मास्टर करके ताकतवर होना पड़ेगा। और इतना सोचकर वो जैसे ही अपने गांव वालों की तरफ स्माइल करते हुए देखता है तो वो अपने सामने के दृश्य को देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इस वक्त उसके गांव वाले उसके सामने अपने पैरों पर झुके हुए हैं और उनके चेहरों पर डर को साफ साफ देखा जा सकता है। ये देखकर जैसे ही वो वेद्र गांव के लोगों को देखता है तो उनकी हालत भी यही थी। इस चीज को देखकर राहुल अपने मन में बोलता है, ये दूसरे गांव वालों का तो मुझसे डरना बनता है, पर ये मेरे गांव वाले मुझसे क्यों डर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे? क्यों डर रहे हैं राहुल के गांव के लोग उससे? क्या वजह हो सकती है इसकी? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 12, आई एम वांटेड। मैं वांटेड हूँ। अब तक कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहली बार किसी आदमी को गलती से मारने के बाद राहुल सदमे में चले जाता है, पर इससे पहले कि वो अपने आप को इसके लिए और जिम्मेदार ठहरा पाता कि तभी उसे अपनी यादों से इस दुनिया की कड़वी सच्चाई पता लगती है, जिससे वो अपने आप जल्द ही शांत करके अपने सदमे से बाहर आ जाता है। अपने सदमे से बाहर आने के बाद और अपने आप को ताकतवर बनाने का ठान कर वो जैसे ही स्माइल करते हुए अपने गांव वालों की तरफ देखता है तो उसे सभी लोग उससे डरकर जमीन पर झुके हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। अब आगे। वहीं कुछ देर पहले जैसे ही राहुल ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया था तो उसके पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त एक ड्रैगन की फीकी सी छवि बन जाती है, जिसे सभी गांव वालों ने देख लिया था, जिससे उन्हें पता लगता है कि राहुल एक कल्टीवेटर है, और ये पता लगते ही उन सभी गांव वालों के शरीर में कपकपी सी छूट जाती है और वो डर कर बिना अपनी चोट और हालत की चिंता कोई वो सभी अपने मुंह में अमर कल्टीवेटर बड़बड़ाते हुए जमीन पर राहुल के सामने झुक जाते हैं। और जैसे ही राहुल अपने गांव वालों को उसके सामने ऐसे झुके हुए देखता है तो वो कंफ्यूजन के साथ बोलता है, आप लोग ऐसे मुझसे क्यों डर कर झुके हुए हो? मैं तो तुम्हारी ही तरफ हूं ना। डरना तो इन दूसरे गांव के लोगों को चाहिए।
राहुल के इतना बोलते ही वो गांव वाले बिना अपना सर उठाए एक साथ कांपते कांपते बोलते हैं, हमें माफ कर दो अमर कल्टीवेटर, हम आगे से आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमें माफ कर दो। जब राहुल उन गांव वालों की बात सुनता है तो उसे अपने दिल में कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता है और वो बोलता है, अरे तुम लोगों को मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर राहुल के इतना बोलने पर भी कोई भी गांव वाला खड़ा नहीं होता और वो वैसे ही झुके रहते हैं और उन लोगों को उसकी बात ना सुनता देख राहुल उसके पास झुकी हुई पल्लवी को देखता है और उसे कंधे से पकड़कर खड़ा करता है और बोलता है, पल्लवी ये यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग मेरे सामने ऐसे क्यों झुके हुए हैं? उद्धरण चिन्ह। राहुल के द्वारा ऐसे खड़ा करने से पल्लवी बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर जैसे ही वो राहुल के सवाल को सुनती है तो वो वैसे ही डरती हुई बोलती है, तुम एक अमर कल्टीवेटर हो ना, इस वजह से। और इतना बोलते ही पल्लवी अपनी बात को अधूरा छोड़ देती है और अपने सर को नीचे कर लेती है। पल्लवी की इस बात को सुनकर राहुल के चेहरे पर कंफ्यूजन छा जाती है और वो पल्लवी से बोलता है, क्या अमर कल्टीवेटर, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, हम सब एक जैसे ही तो मनुष्य हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में खुद से बोलता है, क्या एक कल्टीवेटर होना इस दुनिया के आम लोगों के लिए डरावनी बात होती है? ये तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे इनके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भगवान खड़ा हो, जिसके सामने ये सर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। वहीं अपनी इस बात को बोलने के बाद भी जब राहुल पल्लवी को जवाब देते हुए नहीं देखता है तो वो पल्लवी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, पल्लवी तुम्हें मुझसे डरने की सच में कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सच में तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम मुझे बताओ कि ये यहाँ क्या हो रहा है। राहुल की बात को सुनकर पल्लवी हल्के से अपने सर को उठाकर राहुल को देखती है और उससे हल्की आवाज में पूछती है, सच में? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में राहुल बोलता है, हाँ सच में, मैं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राहुल के इतना बोलते ही पल्लवी का डर काफी हद तक कम हो जाता है और वो अपने आप को सीधा खड़ा करके राहुल को इन अमर कल्टीवेटर्स के बारे में बताना शुरू करती है। हमारे गांव और वेद्र गांव की उत्तर दिशा में एक कल्टीवेटर्स का सेक्ट है जिसका नाम सेलेस्टियल सेक्ट है, जिसके कल्टीवेटर्स हमारे गांव और आसपास के इलाके के सभी गांव की रक्षा आध्यात्मिक जानवरों से करते हैं, पर इसके बदले में हमें उनको हमारी रक्षा के लिए फीस टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स के रूप में या तो हमें अपने गांव के राशन का हिस्सा देना पड़ता है या तो अगर हमने जिस जंगली जानवर को मारा हो उसका बीस्ट कोट देना पड़ता है, और अगर हम उन्हें दोनों में से कुछ भी देने में विफल हो जाते हैं तो वो हमारे गांव से किसी गांव वाले को जबरदस्ती पकड़कर अपने सेक्ट में काम करवाने के लिए ले जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो गांव वाला कैसे मर जाता है उसका पता किसी को भी नहीं चलता। और यही कारण है कि सभी गांव वाले कल्टीवेटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उनसे इतना ज्यादा डरते हैं। बीस्ट कोर एक आध्यात्मिक जानवर का आध्यात्मिक ऊर्जा भंडार होता है जिसमें वो जानवर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और अपना मूल आधार एसेंस संभाल कर रखता है, जो वक्त के साथ कठोर होकर कोर का शेप ले लेता है। कोष्टक। और जैसे ही राहुल सेलेस्टियल सेक्ट की इन हरकतों के बारे में सुनता है तो उसका चेहरा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि ये सेलेस्टियल सेक्ट के लोग पूरे गुंडे हैं जो अपनी ताकत से कमजोरों का फायदा उठाते हैं और उन्हें उनके नीचे डर डर के जीने के लिए मजबूर करते हैं। और ये समझ आते ही राहुल पल्लवी से पूछता है, क्या तुम लोग इस चीज का विद्रोह नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। पर जैसे राहुल अपने मुंह से इस सवाल को खुद निकलते हुए सुनता है तो उसे खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान भला कल्टीवेटर्स का क्या ही बिगाड़ लेगा। और वहीं राहुल के इस सवाल को सुनते ही पल्लवी अपने सर को नीचे करते हुए बोलती है, नहीं, हमारी पहले कभी भी विद्रोह करने की हिम्मत नहीं हुई। पल्लवी के इस जवाब को सुनकर राहुल को अपने सवाल से ही निराशा होने लगता है और वो उसी निराशा के साथ पल्लवी से बोलता है, पल्लवी मैं घर जा रहा हूँ, तुम इन गांव वालों को खड़े होने के लिए बोल दो और उन्हें ये बता दो कि मैं ऐसे किसी भी घटिया सेक्ट का मेंबर नहीं हूँ, मैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और रही बात इन दूसरे गांव वालों की, तो ये सजा के तौर पर यही शाम तक ऐसे ही घुटने के बल बैठे रहेंगे और इसके बाद ये भी अपने गांव जा सकते हैं। और इतना बोलकर वो बिना पीछे देखे निराश होकर अपने पल्लवी के पुराने घर की ओर चल देता है। अपने घर की ओर वापस जाते वक्त राहुल को वो लेट आते हुए गांव वाले भी दिखते हैं, जो उससे पूछते हैं, छोटे भाई क्या हुआ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और उस राका और उसके साथियों का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में राहुल बस उसे छोटे भाई बुलाने के कारण एक स्माइल करके सब कुछ ठीक होने का इशारा कर देता है और फिर बिना उनके जवाब का इंतजार किए ही वो अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं जब वो गांव वाले हमेशा चूल बुले रहने वाले राहुल को ऐसे बर्ताव करते हुए देखते हैं तो उन्हें ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वहीं जब इन सब चीजों को पीछे से गांव वालों को राहुल की बात को समझाकर आ रही पल्लवी देखती है कि राहुल कितना ज्यादा निराश है, तो उसे भी राहुल के लिए काफी बुरा लगता है,
जिसके कारण वो भागकर राहुल के पास जाती है और उससे बोलती है, राहुल, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और ये सब पल्लवी इस बार काफी आराम से और नॉर्मली बोलती है, क्योंकि अब उसे राहुल की बात को सुनकर और समझकर उससे डर नहीं लग रहा था। वहीं जब राहुल पल्लवी की इस बात को सुनता है तो उसका खराब मूड पहले से काफी बेहतर हो जाता है और वो अपने हाथों से पल्लवी के सर को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, थैंक यू पल्लवी, मुझ पर विश्वास करने और मुझे समझने के लिए। राहुल की इस हरकत से पल्लवी का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वो दोनों फिर अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं राहुल अभी अपने घर जा ही रहा था कि उसे गांव के बाहर मदद के लिए और भी लोग जाते हुए नजर आते हैं, जिसको देखते ही राहुल उन्हें गांव के बाहर जाने से रोकते हुए बोलता है, अरे अब आप लोगों को बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि राका और उसके गांव के लोगों की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। जिसको सुनते वो गांव वाले काफी सरप्राइज हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी पूछता है, क्या सच में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? छोटे भाई, कहीं तुमने राका को भी तो नहीं हरा दिया? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में राहुल बोलता है, हाँ, वो प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो चुकी है और राका को मैंने हरा दिया है। वो राका भी मेरे सामने उस जंगली जानवर की तरह कुछ भी नहीं था। और राहुल के इस जवाब को सुनकर वो गांव वाले राहुल से काफी खुश और इम्प्रेस हो जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा और उसकी तारीफें करने लगते हैं। जिसको सुनकर अब राहुल का मूड बिल्कुल ही सही हो जाता है और वो उन गांव वालों के चेहरे पर इस खुशी को देखकर मन ही मन में ये ठान लेता है कि वो इस टैक्स वाले सिस्टम को यहाँ से खत्म करके ही जाएगा, क्योंकि अब वो यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रुक सकता है और उसे अभी इस दुनिया को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना है। और इसी संकल्प के साथ वो फाइनली अपने घर पहुंच जाता है और अपने बिस्तर पर बैठकर वो अपने सिस्टम पर अपनी इंफॉर्मेशन को देखने लगता है। होस्ट राहुल शर्मा, कल्टीवेशन स्टेज, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, लेवल 1, छोटी बढ़ोतरी। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 600/2000, सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 15 पॉइंट्स। स्किल्स शुरुआती लेवल कल्टीवेशन तकनीक 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक कंट्रोल 0.1% पहली फॉर्म। जॉब कोई भी नहीं, स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार, जमाए। अपनी इंफॉर्मेशन में अपनी ड्रैगन तकनीक में बढ़ोतरी को देखते ही ये जानकर राहुल हैरान हो जाता है कि इस ड्रैगन तकनीक की बढ़ोतरी इस्तेमाल करने से बढ़ रही है, पर फिर वो जल्द ही नोटिस करता है कि इसकी बढ़ोतरी काफी कम स्पीड से हो रही है, जो राहुल को तुरंत ही दुखी कर देता है। पर वो थोड़ी देर दुखी होने के बाद अपने आप को संभाल लेता है और अपने सिस्टम की स्टोरेज को चेक करने लगता है, जहां उसे सेलेस्टियल सेक्ट की खो मेरा मतलब उसकी कई तकनीकें, पिल्स, शस्त्र और अलग अलग तरह के खजाने दिखाई देते हैं। और उन्हें वहां देखकर राहुल बोलता है, ये सही वक्त है सिस्टम के रिसाइकलिंग फंक्शन को इस्तेमाल करने का। और इतना बोलकर वो सबसे पहले इस फंक्शन को ट्राई करने के लिए अपनी स्टोरेज से एक स्किल बुक को निकालता है, जिसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद राहुल बोलता है, सबसे पहले मैं इस फ्लेम क्लाउड मुके वाली स्किल बुक को रिसाइकल करके देखता हूँ। और इतना बोलते ही वो इस स्किल बुक को रिसाइकल फंक्शन में डाल देता है और फिर एक एक करके वो सभी स्किल इस बुक के डिस्क्रिप्शन को पढ़ के जो उसे बेकार लग रही थी उसे रिसाइकल फंक्शन में डालता जाता है। ये फ्लेम स्लैश डार्क फ्लेम स्पेल फायर सवोर्ड आर्ट, ये सभी स्किल्स को रिसाइकल फंक्शन में डाल दो। ये लाइट वेट आर्ट बढ़िया है, इसको मैं रख लेता हूँ। और इसी तरह एक दो तकनीक स्किल्स को अपने पास रखने के बाद राहुल बाकी सभी को रिसाइकल फंक्शन में डालकर सिस्टम को इन सभी स्किल्स को रिसाइकल करने के लिए बोल देता है, जिस पर उसे सामने सिस्टम की नोटिफिकेशन दिखाई देती है, डिंग, क्या आप इन सभी स्किल्स को रिसाइकिल करना चाहेंगे? हाँ, ना। जिसको देखते ही राहुल बिना ज्यादा कुछ सोचे ही हाँ के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता है और उसके ये सेलेक्ट करते ही राहुल को सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देने लगती है, डिंग, रिसाइकलिंग सक्सेसफुल हुई, आपको 3 स्किल्स पॉइंट्स प्राप्त हुए। डिंग, रिसाइकलिंग सक्सेसफुल हुई, आपको 5 स्किल्स पॉइंट्स प्राप्त हुए। डिंग, रिसाइकलिंग सक्सेसफुल हुई, आपको 4 स्किल्स पॉइंट्स प्राप्त हुए। डिंग, रिसाइकलिंग सक्सेसफुल हुई, आपको 8 स्किल्स पॉइंट्स प्राप्त हुए। डिंग, रिसाइकलिंग सक्सेसफुल हुई, आपको डिंग, रिसाइकलिंग सक्सेसफुल हुई, आपको 7 स्किल्स पॉइंट्स प्राप्त हुए। इन सभी स्किल्स बुक की रिसाइकलिंग के खत्म होने के बाद राहुल फिर से अपने स्टेटस को खोलकर देखता है। होस्ट राहुल शर्मा, कल्टीवेशन स्टेज, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, लेवल 1, छोटी बढ़ोतरी। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 600/2000, सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 15 पॉइंट्स। स्किल्स शुरुआती लेवल कल्टीवेशन तकनीक 9 फॉर्म्स और ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक कंट्रोल 0.1% पहली फॉर्म। स्किल्स एसेंस 530 पॉइंट्स। जॉब कोई भी नहीं, स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार, जमाए।
अपने स्टेटस को देखने के बाद राहुल नोटिस करता है कि सभी स्किल्स को रिसाइकिल करने के बाद उसे 530 स्किल्स पॉइंट्स मिले हैं, जिसे देखते ही सबसे पहले वो 10 स्किल पॉइंट्स को अपनी ड्रैगन वाली तकनीक में डालकर ट्रॉय करता है। डिंग, 10 स्किल्स पॉइंट्स 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन तकनीक को दे दिए गए हैं। इससे आपकी तकनीक की प्रोग्रेस 10% से बढ़ गई है। डिंग, होस्ट राहुल को बधाई हो। सक्सेसफुली ड्रैगन तकनीक के सेकंड फॉर्म को अनलॉक करने के लिए। सिस्टम की इन नोटिफिकेशंस को देखते ही राहुल हैरान हो जाता है और बोलता है 10%। सीधा 10% की बढ़ोतरी हो गई, सिर्फ 10 स्किल्स पॉइंट से। ओ माय गॉड, मैंने इस बार सच में लंबा हाथ मारा है। और इतना बोलते ही वो अपनी ड्रैगन तकनीक में 90 स्किल्स पॉइंट्स को ड्रैगन तकनीक में डाल देता है। डिंग, 90 स्किल्स पॉइंट्स 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन तकनीक को दे दिए गए हैं। इससे आपकी तकनीक की प्रोग्रेस 100% हो गई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, होस्ट राहुल को बधाई हो सक्सेसफुली ड्रैगन तकनीक के तीसरे फॉर्म को अनलॉक करने के लिए। डिंग, होस्ट राहुल को बधाई हो सक्सेसफुली ड्रैगन तकनीक के चौथे फॉर्म को अनलॉक करने के लिए। डिंग, होस्ट राहुल को बधाई हो सक्सेसफुली ड्रैगन तकनीक के पांचवें फॉर्म को अनलॉक करने के लिए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। डिंग, होस्ट राहुल को बधाई हो सक्सेसफुली ड्रैगन तकनीक के 9वें फॉर्म को अनलॉक करने के लिए। डिंग, होस्ट को बधाई हो ड्रैगन तकनीक को पूरी तरह से मास्टर करने पर। अब होस्ट 9 के 9 ड्रैगन्स के फॉर्म को कंट्रोल करके उनसे ताकत ले सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और सिस्टम की इस नोटिफिकेशन के ठीक बाद ही राहुल को अपने कानों में एक ड्रैगन की दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई देने लगती है, जो उसे लगता है कि वो उसके अंदर से ही आ रही है। और इसे सुनते ही राहुल की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो उस दहाड़ को ध्यान से सुनने लगता है। पर फिर कुछ ही देर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और अभी राहुल को अपने शरीर में कुछ भी अलग नहीं महसूस हो रहा था और उसे अब अपने अंदर से आने वाली ड्रैगन की आवाज भी नहीं सुनाई देती। जिसके एहसास से राहुल की आंखों की एक भौं कंफ्यूजन से उठ जाती है और वो बोलता है, कहीं ये ब्रह्म तो नहीं था। और वो अभी इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जिसे सुनते ही राहुल अपनी सोच से बाहर आता है और बाहर वाले व्यक्ति को गेट खोलकर अंदर आने को बोल देता है। और उसके ऐसा बोलते ही क्रीक की आवाज के साथ उसके घर का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से एक सुंदर लड़की अंदर आती है और ये कोई और नहीं पल्लवी थी। वहीं गेट से राहुल के घर के अंदर आते ही पल्लवी राहुल को देखकर बोलती है, अमर मास्ट कल्टीवेटर। वो अभी पल्लवी ने इतना बोला ही था कि राहुल उसे बीच ही में टोकते हुए बोलता है, पल्लवी तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुम जैसा ही हूँ, बस फर्क इतना है कि मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने आप को ट्रेन किया है और तुम्हें मुझे अमर कल्टीवेटर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे मेरे नाम राहुल से ही बुला सकती हो, जैसे तुम मुझे अभी तक बुलाते आ रही थी। राहुल की इस बात को सुनकर पल्लवी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने सर को हिलाते हुए बोलती है, अमर, मेरा मतलब राहुल, मैंने सभी गांव वालों को तुम्हारी बातों को समझाया है। पर वो, और इतना बोलकर पल्लवी चुप हो जाती है। और उसे ये बात पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि राहुल उसकी आगे की बात को अच्छे से समझ जाता है कि गांव वाले पल्लवी के समझाने पर भी ये नहीं समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल उनके जैसा ही एक मनुष्य है, जिसके सामने उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इस चीज की राहुल को पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि उसे पहले से ही ये पता था कि गांव वाले उसे इतनी जल्दी नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए उन्हें टाइम लगेगा। इसलिए वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए पल्लवी से बोलता है, कोई बात नहीं पल्लवी, मैं समझ सकता हूँ। और जैसे ही पल्लवी राहुल के इन एक्सप्रेशंस को देखती है और उसकी बात को सुनती है तो वो राहुल को मोटिवेट करते हुए बोलती है, राहुल मुझे उनका नहीं पता कि वो तुम्हें कब समझेंगे, पर मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और इतना बोलते ही वो शर्म से अपने सर को झुका लेती है। वहीं जैसे ही राहुल पल्लवी की इस अच्छे होने की बात को सुनता है तो वो अपने मन में खुद का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अच्छा, और मैं, ये तुम कैसे बता सकती हो कि मैं अच्छा हूँ? ये तो मुझे अभी खुद भी नहीं पता है, क्योंकि इस वक्त मैं अच्छे और बुरे के बीचों बीच खड़ा हूँ और मुझे नहीं पता है कि मैं हालातों के चलते क्या बन जाऊंगा। जैसे अभी तुम जैसे अच्छे और दयालु गांव वाले लोगों के लिए मैं काफी अच्छा रहूंगा, पर वैसे ही सेलेस्टियल सेक्ट और वेद गांव के बुरे इरादे वाले लोगों के लिए मैं बुरा बन जाऊंगा। और इसके बाद राहुल और प्रियल साथ में बातें करते हुए समय व्यतीत करते हैं और फिर पल्लवी अपने घर के लिए निकल जाती है। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में राहुल अपना ज्यादातर समय अपने घर में ही व्यतीत करता है, क्योंकि वो जब भी बाहर जाता है तो गांव के लोग उसे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे थे और उसे छोटे भाई की जगह अमर कल्टीवेटर बुला रहे थे। और कई गांव वाले तो उससे आकर पूछ रहे थे
अमर कल्टीवेटर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बस हमें ऑर्डर दीजिए, हम वो चीज आपके लिए किसी भी हालत में कहीं से भी ले आएंगे। और ये सब चीजें राहुल को काफी अनकंफर्टेबल कर रही थी, जिस वजह से ही वो अपना ज्यादातर समय अपने घर में ही व्यतीत कर रहा था और अपने सिस्टम को और भी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा था। फिर ठीक इसी दिन पल्लवी भागते भागते उसके कमरे में आती है और उससे बोलती है, राहुल तुम्हें अभी और इसी वक्त इस गांव से जाना होगा। जिसे सुनते ही राहुल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पल्लवी से इस चीज की वजह पूछता है। जिस पर पल्लवी उसे बताते हुए बोलती है, बड़े भाई अभिषेक अभी ही टाउन से गांव वापस आए हैं और उन्होंने वहां पर तुम्हारी तस्वीर को कई कल्टीवेटर्स के हाथ में पकड़े हुए देखा है। जैसे कि तुम उनके द्वारा वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिए गए हो, और जैसे ही वो वापस गांव आ रहे थे वैसे ही उन्होंने देखा था कि वेद गांव के लोग उन्हें तुम्हारे यहाँ होने की बात बता रहे थे, जिसको देखते ही उन्होंने गांव आकर ये सारी बात हमारे सरपंच को बता दी और सरपंच जी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें ये बताने के लिए और तुम्हें इस गांव से जल्द दूर जाने के लिए बोला है, इससे पहले कि देर हो जाए। पल्लवी की इस बात को सुनते ही राहुल शॉक्ड हो जाता है और वो उसी शौक में बड़बड़ाता है, मैं वांटेड हूँ। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या राहुल पल्लवी की बात को सुनकर सभी गांव वालों को मुसीबत में छोड़कर यहां से चला जाएगा या यहीं रहकर वो करेगा उनका डटकर सामना? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 13, प्रलय का आगमन, क्राइसिस डिसेंट्स। अब तक पल्लवी की बात को सुनते ही राहुल शॉकड हो जाता है और अपने आप से बड़बड़ाता है, मैं वांटेड हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। अब आगे। अभी इस बात से शॉकड होकर राहुल ये सोच ही रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, जिसके आते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, ये पक्का वही सेलेक्टियल सेक्ट के ही घटिया लोग होंगे जो मुझे ढूंढ रहे हैं, शिट। और इतना बोलते ही वो अपने मन में सोचता है, ये वही है, क्योंकि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से एक मैंने उन्हीं से दुश्मनी की है और जिस तरीके से मैंने उनके पूरे खजाने को खाली कर दिया है, वो तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे हर हालत में पकड़ कर रहेंगे। अभी राहुल इस मुसीबत के बारे में सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी उसके कानों में पल्लवी की बात सुनाई देती है, राहुल तुम्हें यहाँ से जल्द भागना चाहिए क्योंकि उनके पास उड़ने की भी शक्ति है, जिससे वो लोग यहाँ किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। पल्लवी को ऐसे उसके लिए परेशान होते देख और उसकी बात को सुनते ही राहुल उसके छोटे और कोमल हाथ को अपने हाथों में थाम लेता है और बोलता है, पल्लवी मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गया तो वो लोग तुम्हारे गांव वालों से पूछताछ करेंगे, जो तुम्हारे गांव वालों के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। राहुल की इस बात को सुनकर पल्लवी समझ जाती है कि राहुल उसकी बात नहीं मानने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही राहुल के हाथ को पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जाती है और उसे लेकर गांव की दक्षिण दिशा में भागने लगती है और उससे बोलती है, तुम हमारी चिंता मत करो राहुल, हमारे सरपंच ने ये बोला है कि वो हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे और इसके अलावा हमारे गांव वाले पहले ही जमीन के नीचे छिपे सीक्रेट बेसमेंट में जाकर छुप चुके हैं। पल्लवी की इस बात को सुनते ही राहुल की आंखों की एक भौं कंफ्यूजन से उठ जाती है, पर वो फिर भी पल्लवी के साथ भागना जारी रखता है। कुछ ही देर में पल्लवी उसे एक टूटी हुई कच्ची झोपड़ी के पास ले आती है और उसके पास पहुंचते ही पल्लवी उस झोपड़ी के गेट को खोलती है और राहुल को उस झोपड़ी के अंदर खींच कर ले जाती है। और झोपड़ी के अंदर जाते ही राहुल को कच्ची मिट्टी की बहुत तेज स्मेल आती है, जैसे कि किसी ने इस झोपड़ी के गेट को कब से ना खोला हो और अब दरवाजे के खुलते ही ये स्मेल बाहर जाने की कोशिश कर रही है। और उसे अपनी इस बात पर तब पक्का यकीन हो जाता है कि इस घर में काफी समय से कोई भी नहीं रह रहा है, जैसे ही वो आसपास जगह जगह जमी हुई धूल को देखता है। अभी वो इस झोपड़ी को ठीक से देख ही रहा था कि उसे अपने हाथ पर पल्लवी का खिंचाव महसूस होता है, जिसके कारण वो पल्लवी के साथ कंफ्यूजन के साथ चलने लगता है। और जैसे ही वो पल्लवी से पूछने वाला था कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई है, तो वो पल्लवी को देखकर तुरंत ही अपने शब्दों को निगल लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वो अपने सवाल को पूछने वाला था, वैसे ही वो पल्लवी के चेहरे पर सीरियसनेस को देख लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि पल्लवी जिस वजह से उसे यहाँ लेकर आई है वो काफी सीरियस है। कुछ कदम और उस झोपड़ी के अंदर चलते ही राहुल को सामने एक लकड़ी की अलमारी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे सामने अब अलमारी के अलावा झोपड़ी का अंत ही दिखाई दे रहा था, मतलब अलमारी के पीछे सिर्फ दीवार ही थी और कुछ भी नहीं। और इस चीज को देखकर जैसे ही फाइनली राहुल पल्लवी से यहाँ आने का कारण पूछने जाता है, वैसे ही उसे महसूस होता है कि पल्लवी ने उसके हाथ को छोड़ दिया है। और ये महसूस होते ही जैसे ही वो सामने की ओर देखता है तो उसे पल्लवी आगे बढ़कर उस अलमारी के दरवाजे को खोलते हुए नजर आती है। और जैसे ही वो उस अलमारी के गेट को खोलती है तो अलमारी पर लगी हुई धूल झड़ जाती है, जिससे वहां बहुत सारा धुआं हो जाता है,
जिसके कारण राहुल अपनी आंखों को बंद करके खांसने लगता है। जैसे ही कुछ पलों में धुआं गायब होता है, वैसे राहुल अपनी आंखों को खोलकर सामने की ओर देखता है, जहां देखते ही उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और उसका शरीर वहीं जमसा जाता है। और वो सामने देखते हुए बड़बड़ाता है, ये यहाँ ऐसी जगह पर, ऐसी अलमारी के अंदर, ये सीढ़ियां कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। असल में जैसे ही धुआं गायब होता है तो वैसे ही राहुल उस अलमारी को देखता है, जहां उसे अलमारी के नीचे की ओर सीढ़ियां जाती हुई नजर आती हैं, जिस वजह से राहुल काफी हैरान हो जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल को इस गांव में ऐसी कोई भी चीज देखने की कोई उम्मीद नहीं थी। अभी राहुल इस चीज के शौक से खुद को उभार ही रहा था कि वो देखता है कि पल्लवी उन सीढ़ियों से नीचे जा रही है, और उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव को ना देखकर राहुल ये समझ जाता है कि पल्लवी पहले भी यहाँ काफी बार आ चुकी है। वहीं जैसे ही सीढ़ियों से नीचे जाती हुई पल्लवी राहुल के सवाल बड़बड़ाने को सुनती है, तो वो जवाब देते हुए बोलती है, ये सीक्रेट बेस हमारे गांव के लोगों ने खोदकर बनाया है, ताकि वो उन कल्टीवेटर्स से छुपकर अपने आप को बचा पाए। और अभी बड़े भाई अभिषेक और बाकी गांव वाले अंदर ही हैं, इसलिए तुम भी मेरे पीछे आ जाओ। वहीं जैसे ही राहुल ये सुनता है कि बाकी गांव वाले भी अंदर ही हैं, तो राहुल एक चैन की सांस लेता है और अब वो बिना किसी झिझक के पल्लवी के पीछे उस सीक्रेट बेस में जाने लगता है। सीढ़ियों से उतरने के बाद राहुल एक गुफा में आ जाता है, जो काफी लंबी थी, और उसमें पल्लवी के पीछे पीछे चलते हुए राहुल इधर उधर देखते हुए बोलता है, हम वैसे ये सीक्रेट बेस में जाने वाली गुफा जल्दबाजी में और लापरवाही से बनाई गई है, पर ये काफी ठोस और खुली है। फिर कुछ देर और चलने के बाद राहुल और पल्लवी आगे गांव वालों के ग्रुप से मिलते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा गांव वाले थे। और जैसे ही वो गांव वाले राहुल को देखते हैं तो वो राहुल को रिस्पेक्ट के साथ विश करते हुए बोलते हैं, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अमर कल्टीवेटर। और उनके ऐसे अचानक से उसे विश करने से राहुल हल्के से चौंक जाता है। पर फिर जैसे ही वो उनकी विश को एक्सेप्ट करके उन गांव वालों की ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि इन गांव वालों की गिनती तो बहुत ही ज्यादा कम है। और इसका एहसास होते ही राहुल कंफ्यूजन और चिंता के साथ अपने सामने खड़े गांव वालों से पूछताछ है, बाकी सब लोग कहाँ हैं, वो यहाँ अंदर क्यों नहीं है? और उसके इस सवाल का जवाब देते हुए पल्लवी बोलती है, गांव के सरपंच और बाकी गांव वाले बाहर रहकर गांव की देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि अगर कल्टीवेटर्स ने गांव में किसी को भी नहीं देखा तो उन लोगों को हम पर शक हो जाएगा, गांव को खाली देखकर। इसलिए राहुल, जब तक बाहर मौजूद गांव वाले उन कल्टीवेटर्स को उलझाते हैं, तब तक तुम यहाँ पीछे के रास्ते से भाग जाओ, और प्लीज अब यहाँ इस गांव में दोबारा कभी मत आना। पल्लवी की इस बात को सुनते ही राहुल तुरंत ही बोल पड़ता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, वो तुम लोगों को मार देंगे। राहुल को ना मानते देख अभिषेक भी राहुल को जाने के लिए बोलने लगता है, हाँ अमर कल्टीवेटर, आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपकी तस्वीरों को उस टाउन में देखा था तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि अगर कोई भी इस शख्स को देखता है तो वो इसको उसी वक्त मार सकता है। उन्हें बस इसके शरीर को ही सेलेस्टियल सेक्ट लाना होगा इनाम प्राप्त करने के लिए। इसलिए आपको यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाना चाहिए। अभिषेक की इस बात के बोलते ही बाकी गांव वाले भी राहुल से यहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। पर उनकी बात को भी सुनकर राहुल अपनी जगह से नहीं हिलता, और वो अपने मन में सोचता है, अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक के नोवे फॉर्म का पूरे तरीके से इस्तेमाल किया तो मेरे सामने कोई भी कोर बेयरिंग स्टेज का कल्टीवेटर भी मुझे हरा नहीं पाएगा, और मैं उनका खात्मा आसानी से कर दूंगा, इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोर बेयरिंग स्टेज राहुल के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के बाद आता है। पर हाँ सच, अगर वो बुढ़िया सेलेस्टियल सेक्ट से खुद आ गई तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, और तब मुझे ना चाहते हुए भी अपने डिवाइन टेलीपोर्टेशन टोकन का इस्तेमाल करके सभी को यहाँ से लेकर भागना पड़ेगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बैंग की तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे ये सारी गुफा पूरी तरीके से हिलने लगती है, और ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों के ऊपर की जमीन झट से नीचे खिसक कर आ गई हो, मतलब लैंडस्लाइड हो गया हो। और ठीक इसी तेज आवाज के साथ राहुल को किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब तुम लोग हमसे गद्दारी करोगे, कहाँ है वो, तुम लोग जल्दी उसे हमारे हवाले कर दो। वहीं जब इस आवाज को गुफा में मौजूद गांव वाले सुनते हैं तो उनके चेहरे डर के मारे सफेद पड़ जाते हैं, और पल्लवी डरते डरते राहुल को देखते हुए बोलती है, ये अच्छा नहीं है, अमर कल्टीवेटर्स यहाँ आ गए हैं, राहुल तुम्हें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए। पल्लवी की बात को सुनकर बाकी गांव वाले भी चिंता करते हुए राहुल को बोलते हैं, हाँ छोटे भाई राहुल, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए, और अगर अब तुम यहाँ से नहीं गए तो क्या पता तुम्हें अगला मौका मिले ना मिले। हाँ छोटे भाई, पल्लवी सही कह रही है, तुम जाओ यहाँ से और देरी मत करो। उद्धरण चिन्ह।
अमर कल्टीवेटर, आप यहाँ से जाइए, हम उनको रोकते हैं। हाँ छोटे भाई, हम उनसे लड़कर उन्हें रोक लेंगे, आप यहाँ से जाइए। और इसी तरह सभी उससे जाने के लिए बोलने लगते हैं। उनकी इन बातों को सुनकर राहुल हिल जाता है और उसका दिल भी कई धड़कना भूल जाता है और वो अपने मन में खुद से बोलता है, ये साधारण गांव वाले मुसीबत के वक्त उस जैसे अनजान को धोखा ना देकर, अपनी जान को खतरे में डालकर उसे यहाँ से बचकर भागने में मदद कर रहे हैं। और अगर आज वो मतलबी होकर यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है तो क्या वो अपने आप को कभी इंसान मर्द कह भी पाएगा? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे एक और बैंग की आवाज सुनाई देती है और ठीक इसी आवाज के बाद उसे बाहर से कई लोगों की गुस्से से चिल्लाने की आवाज आती है। तुम सभी कीड़े मकोड़ों की ये जुर्रत, तुम सभी एक तुच्छ इंसान होने के बाद भी उस इंसान को छिपाने की हिमाकत कर रहे हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसकी सजा तो तुम लोगों को जरूर मिलेगी। और इन्हीं आवाजों के साथ साथ गांव वालों की मिन्नतें भी सुनी जा सकती थी। अमर कल्टीवेटर्स, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमें सच में नहीं पता है कि वो कहाँ चला गया है। हाँ अमर कल्टीवेटर्स, हमें सच में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि आज सुबह हम जैसे ही उठे थे तो हमें वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया था। वो पहले ही इस गांव से चला गया है। उनकी बात को सुनकर वो कल्टीवेटर्स तिरछी मुस्कान के साथ बोलते हैं, ही तब तो तुम लोग अपनी खराब किस्मत को ही दोष दे सकते हो, यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुनते ही वो गांव वाले अपने घुटने पर आकर कल्टीवेटर्स से अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलते हैं, प्लीज अमर कल्टीवेटर्स, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। अमर कल्टीवेटर्स, हमें माफ कर आय नहीं, आय सरपंच जी नहीं। और इसी तरह गुफा में मौजूद राहुल और सभी गांव वाले बाहर के गांव वालों की दर्द भरी और दिल दहला देने वाली चीखों को सुनने लगते हैं। वहीं इन चीखों को सुनकर राहुल का पूरा चेहरा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अभी वो इतना गुस्से में था कि उसका शरीर भी गुस्से से कांपने लगता है और वो अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते और दांतों को पीसते हुए गुस्से से बोलता है, शिट। अमर कल्टीवेटर्स, काहे के कल्टीवेटर्स, जब तुमने करने ही ऐसे बुरे, बेहुदा और घटिया काम है, आज मैं तुम सबसे लड़ूंगा और तुम्हें मारकर जिनकी तुमने जान ली है उनका प्रतिशोध लूंगा। अगर तुम किसी की जान ले सकने की हिमाकत करते हो तो तुम्हें खुद की जान गंवाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और इतना बोलते ही वो पूरी तेजी के साथ बाहर उनकी ओर भाग जाता है। जिसे देखते ही पीछे से पल्लवी चिल्लाती है, राहुल तुम वहां नहीं जा सकते हो। पर अब ये बोलने के लिए काफी देर हो चुकी थी क्योंकि राहुल वहां से चला गया था और इसका एहसास होते ही पल्लवी अपने होठों को दांतों से काट लेती है और फिर वो भी राहुल के पीछे भागने लगती है। और पल्लवी को राहुल के पीछे भागते देख अभिषेक उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रह जाता है, जिस कारण से अभिषेक और बाकी गांव वाले भी पल्लवी और राहुल के पीछे भागने लगते हैं। वहीं इस वक्त राहुल इतने गुस्से में था कि उसकी आंखों में खून उतर आया था और जैसे ही वो उन अलमारी की सीढ़ियों के पास पहुंचता है तो वो तुरंत ही एक जोरदार बूम की आवाज के साथ सीधा ही पूरी ताकत से जंप लगाकर उस अलमारी को तोड़कर उस झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो उस झोपड़ी के बाहर आता है तो उसे सामने खून से रंगा हुआ गांव दिखता है, जहां उसे जगह जगह गांव वालों के शरीर नीचे जमीन पर गिरे हुए नजर आते हैं, जो अभी बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे और उनके शरीर पूरे तरीके से खून से लथपथ थे। जिसे देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और उसे इन हंसते खेलते गांव वालों को ऐसे देखकर काफी दुख भी होता है। और तभी उसके कानों में एक दिशा से गांव वालों की मिन्नतें करने की आवाजें सुनाई देती हैं। जिस तरफ राहुल जैसे ही देखता है तो उसे उस दिशा में कई कल्टीवेटर्स हवा में अपनी तलवारों पर उड़ते हुए नजर आते हैं, जो अभी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर सीधे खड़े हुए थे, जैसे वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर राहुल देखता है कि एक कल्टीवेटर अपनी आग की आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत बड़ी आग की तलवार को उत्पन्न करके उसको अपने सामने घुटनों पर माफी मांग रहे गांव वालों के ऊपर बिना किसी दया के छोड़ने लगता है। और उसको ऐसा करते देख राहुल पैनिक करते हुए उन गांव वालों की तरफ जल्दी से भागता है और उन कल्टीवेटर्स से चिल्लाकर बोलता है, तुम वहीं रुक जाओ। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल में आगे? क्या वो कल्टीवेटर अपने अटैक को राहुल के आने पर रोक देगा? और क्या राहुल उन सभी कल्टीवेटर्स को मारकर गांव वालों को बचा पाएगा? चैप्टर 14, कभी कभी सख्त एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ही। अब तक उस बेसमेंट से बाहर आते ही राहुल गांव के खतरनाक मंजर को अपने सामने देखता है, जिसे देखते ही उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और अभी वो इस चीज के लिए अपने आप को दोषी समझ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक दिशा से गांव वालों की मिन्नतें सुनाई देती हैं, जो सुनते ही जैसे ही राहुल उस दिशा में देखता है तो उसे वहां तलवारों पर उड़ते हुए कई कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं,
जो अभी एक आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न एक आग वाली तलवार से नीचे जमीन पर अपनी जान की भीख मांग रहे गांव वालों पर हमला कर रहे हैं। अब आगे, जैसे ही राहुल उन कल्टीवेटर्स को हमला करते हुए देखता है तो वो जल्दी से उन गांव वालों को बचाने के लिए उनकी तरफ तेजी से भागने लगता है और भागते भागते वो उन कल्टीवेटर्स को अपना अटैक रोकने के लिए भी बोलता है। पर अब उस अटैक को रोकने के लिए काफी देर हो चुकी थी और इस बात के समझ आते ही राहुल पूरी तेजी के साथ उन गांव वालों के सामने बिना अपनी जान की परवाह किए पलक झपकते ही पहुंच जाता है। और जैसे ही राहुल उन गांव वालों के सामने पहुंचता है वैसे ही उसे वो जलती हुई तलवार का हमला लगता है, जिसके कारण उसके शरीर पर बहुत से जलने के निशान और चोटें लग जाती हैं और उस हमले का प्रभाव इतना ज्यादा था कि राहुल कुछ कदम पीछे हो जाता है और उसके मुंह से खून भी बाहर को छलक कर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिससे वहां की मिट्टी राहुल के खून से लाल हो जाती है। पर इस वक्त इस चोट के लगने से उसके चेहरे पर दर्द के नहीं बल्कि खुशी के भाव थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने पीछे घुटनों पर बैठे गांव वालों की जान को सक्सेसफुली बचा लिया था। वहीं जब इस सीन को पीछे बैठे सभी गांव वाले और राहुल के पीछे से भागकर आ रहे गांव वाले देखते हैं तो वो राहुल को उन जैसे आम लोगों के लिए बेझिझक बिना अपनी जान की परवाह किए बहादुरी से खड़े देख सभी गांव वालों की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसकी चिंता करते हुए उसका नाम पुकारते हैं। छोटे भाई, तुम राहुल अमर कल्टीवेटर, आपने हमारे लिए हम आज तक ये सभी गांव वाले अपने आप को सबसे कमजोर, बेसहारा और चींटियों जैसा समझते थे, जिन्हें ये कल्टीवेटर्स कभी सिर्फ भी अपनी उंगलियों से मसल सकते थे। पर आज जब ये सभी गांव वाले राहुल को उनकी सेफ्टी के लिए खड़े होते हुए देखते हैं तो ये चीज उनके दिल को छू जाती है और अब तक जो उन्होंने अपने आंसुओं को अपने साथी गांव वालों को खोने के गम में रोके हुए थे वो अब उनकी आंखों से बहने लगते हैं, जो उनके चेहरे से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। और ठीक तभी राहुल को सिस्टम की नोटिफिकेशन अपने दिमाग में सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 50 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। पर इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल इसको इग्नोर कर देता है और अपने सर को ऊपर उठाकर वो उन कल्टीवेटर्स को मौत सा खतरनाक लुक देता है। वहीं दूसरी तरफ किसी शख्स के ऐसे अचानक सामने आने से वो कल्टीवेटर्स हैरान हो जाते हैं। वो राहुल को अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए देखने लगते हैं और जल्द ही वो राहुल को पहचान लेते हैं, और पहचानने के बाद वो जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, हा हा हा, लगता है चूहे ने अपने बिल से बाहर आने का फैसला कर लिया है। अगर तुम थोड़ी देर पहले खुद ही बाहर आ जाते तो ये सभी गांव वाले अभी जिंदा होते। वैसे हमें ज्यादा तो नहीं पता है कि तुम कहां से हो, तुम्हारा पास्ट क्या है, पर हमने ये जरूर सुना है कि तुमने सेलेस्टियल सेक्ट के पूरे खजाने को लूट लिया है और उन्होंने ही हमें तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दिया है, जिस वजह से आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर भागने के बारे में भूल ही जाओ। हाँ, आज तो तुम्हारा खात्मा पक्का है और तुम्हारे खात्मे के बाद वो सारे खजाने हमारे हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, पर हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इन तुच्छ गांव वालों को बचाने के लिए हमारे सामने यानी अपनी मौत के सामने खुद ही आ जाओगे। अब हमें ये नहीं पता कि तुम्हारी इस बहादुरी पर हमें तुम्हें बेवकूफ कहना चाहिए कि पागल, या दोनों ही। हाँ हाँ हाँ। और ऐसे बोलने के बाद सभी कल्टीवेटर्स जिनके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हुए थे वो बिना किसी फिक्र के नीचे खड़े राहुल का मजाक उड़ाते हुए जोरों से हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से राहुल भी बाकी गांव वालों की तरह ही एक चींटी है जिसको वो कभी भी अपने पैरों तले मसल सकते हैं। उनको ऐसे हंसते देख राहुल की आंखें उनको देखकर छोटी हो जाती है और वो उनकी हंसी को बीच में रोकते हुए जोर से अपनी सर्द आवाज में बोलता है, पहले मैं हमेशा ही सख्त एक्टिंग करने पर एंजॉय करता था, पर अब हम। ये शब्द राहुल ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोले थे, पर इन शब्दों के पीछे का भारीपन सबको महसूस होता है। वैसे वहां मौजूद किसी को भी राहुल की बात समझ तो नहीं आती, पर उन शब्दों की ताकत को महसूस करके सभी कल्टीवेटर्स राहुल को ध्यान से देखने लगते हैं और वहीं सभी गांव वाले भी राहुल को बड़ी उम्मीद के साथ देखने लगते हैं। और वहीं इतना बोलते ही राहुल सिस्टम को उसकी सारी चोटें ठीक करने की कमांड दे देता है। डिंग, होस्ट की हीलिंग के प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक सख्त एक्टिंग पॉइंट काट लिया गया है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही राहुल की सारी चोटें पलक झपकते ही ठीक हो जाती हैं और पूरे तरीके से ठीक होते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो ऊंची आवाज में लगभग खुद पर हंसते हुए बोलता है, सख्त एक्टिंग करके अच्छा तो बहुत लगता है, पर मुझे पता है कि इसमें गर्व करने की कोई भी बात नहीं है। आज अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से अपनी जान को बचाने के लिए भाग सकता था, पर मैंने यहीं रुककर इनकी रक्षा करने का फैसला लिया, जिससे मुझे ये समझ आया कि कभी कभी सख्त एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ही बाहर आ जाती है। क्योंकि अगर मैं इस वक्त सख्त एक्टिंग ना भी करूं तो तब भी जब मैं इनकी रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत और एनर्जी को लगाऊंगा तो मेरी टफनेस बिहेवियर में सख्त अपना खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी।
मुझे पता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, पर मैंने कभी किसी निर्दोष की हत्या तो नहीं की है ना। पर तुमने अपनी उन घटिया कल्टीवेशन तकनीकों से इन निर्दोषों की हत्या की है। आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और इतना बोलते ही राहुल बूम की आवाज के साथ आसमान में उन कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ जाता है और इस वक्त उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगती है। और जैसे ही वो नीली रोशनी राहुल के शरीर से निकल जाती है तो वो एक ड्रैगन का शेप ले लेती है, और ऐसा होते ही वो ड्रैगन उन कल्टीवेटर्स को देखकर बहुत जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे चारों तरफ की जमीन हिलने लगती है और आसमान भी अपना रंग बदलने लगता है। इस ड्रैगन के दहाड़ मारते ही आसमान में 8 और ड्रैगन राहुल के शरीर से बाहर निकल जाते हैं और फिर सारे आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त 9 ड्रैगन्स राहुल के ऊपर इधर उधर घूमकर नाचने लगते हैं। इस चीज को अपने सामने होते देख बाकी सभी कल्टीवेटर्स हैरानी की वजह से थोड़े थोड़े पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं, ये यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन सी स्किल है? हाँ, ये कौन सी स्किल है जो इतनी ताकत रिलीज करने का दम रखती है? ये पक्का कोई खोया हुआ उच्च दर्जे का स्पेल होगा, क्योंकि ऐसी ताकत दिखाने का दम वैसे ही दर्जे के स्पेल रखते हैं। हमें बताया गया था कि ये लड़का सिर्फ ची रिफाइनिंग स्टेज के 10 लेवल पर ही है, पर अब जब हम इसको देख रहे हैं तो ये पहले ही इतनी जल्दी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के एक लेवल पर पहुंच गया है, और अगर हमने इसको ऐसे ही ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ दिया तो कुछ ही सालों में ये हमसे बदला लेने के काबिल हो जाएगा। इसलिए इसके ताकतवर होने से पहले ही हम भविष्य के इस खतरे को खत्म कर देते हैं। हाँ, हमें इसको जल्दी से मारने के बाद इसकी इस तकनीक को और इसके खजाने को ले लेना चाहिए। मरो डाई कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही सभी कल्टीवेटर्स तुरंत ही राहुल की तरफ अपने आंखों में उसके खजाने और तकनीक के लिए लालच को लेकर बढ़ जाते हैं, और इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि इस खोई हुई तकनीक को पाने का लालच बहुत ही ज्यादा था। उनको ऐसे अपनी तरफ बढ़ते देख राहुल गुस्से से बोलता है, तुम अपनी मौत से मिलने आ रहे हो? और इतना बोलते ही वो भी उन कल्टीवेटर्स की तरफ अपनी मुट्ठी में ड्रैगन की पहले फॉर्म को एक्टिवेट करके बढ़ जाता है। और राहुल के पहले फॉर्म को एक्टिवेट करते ही उसके पीछे मंडराते हुए 9 ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन राहुल के सर के ऊपर एक दहाड़ के साथ आ जाता है। और फिर बैम की आवाज के साथ राहुल का मुक्का एक कल्टीवेटर की तलवार के साथ टकराता है, और ऐसा होते ही राहुल इस हमले के प्रभाव से हवा में कुछ कदम पीछे चला जाता है, और वहीं उस कल्टीवेटर को एक खरोच भी नहीं आती, जिसको देखकर वो कल्टीवेटर दोबारा राहुल की तरफ हमला करने के लिए हंसते हुए बढ़ जाता है। हा, ओ लड़के, मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक तुच्छ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पहले लेवल के कल्टीवेटर होते हुए मुझ जैसे कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर को नुकसान पहुंचा दोगे? तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा कम है, जिसका भुगतान तुम अब अपनी मौत से करोगे। उस कल्टीवेटर की बात को सुनते ही राहुल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है, और वो बोलता है, हम कोर बेयरिंग स्टेज है ना? और इतना बोलते ही राहुल अपनी सर्द हंसी को हंसने लगता है, और अपने शरीर से अपने पांचों तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को वो अपने पीछे मंडरा रहे सभी ड्रैगन्स को दे देता है, और अपने मुके को बनाते हुए वो बोलता है, सेकंड फॉर्म एक्टिवेट, थर्ड फॉर्म एक्टिवेट, फोर्थ फॉर्म एक्टिवेट, नाइन्थ फॉर्म एक्टिवेट। उद्धरण चिन्ह। और राहुल के इतना बोलते ही वो 9 के 9 ड्रैगन राहुल के सर के ऊपर तेजी से घूमने लगते हैं, और एक में जुड़कर ठीक राहुल के सर के ऊपर बड़े और खतरनाक ड्रैगन किंग का फॉर्म आकार ले लेते हैं, और ऐसा होने के बाद वो ड्रैगन किंग एक दहाड़ के साथ राहुल के मुके के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट लेता है। और ऐसा होते ही राहुल फिर से उस कल्टीवेटर की तरफ अपने मुके से हमला करने के लिए बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो कल्टीवेटर राहुल के पास आते जाता है, वैसे वैसे ही उसे राहुल से निकलने वाला खतरनाक ऑरा महसूस होने लगता है, और इसे महसूस करके वो कल्टीवेटर हैरानी और डर के साथ बोलता है, ये कैसे मुमकिन है? और इतना बोलने के बाद इससे पहले कि उसे अपने सवाल का जवाब मिल पाता कि राहुल का मुक्का एक बार फिर से उसकी तलवार से टच हो जाता है, जिससे बैम की आवाज आती है, और उस मुके के उस कल्टीवेटर से टच होते ही उस कल्टीवेटर का चेहरा उस मुके की ताकत से सफेद हो जाता है। पर इससे पहले कि वो इस ताकतवर हमले से होने वाले दर्द को महसूस कर पाता कि उसका पूरा शरीर अस्तित्व रियलिटी से ही गायब हो जाता है। उस मुके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इस कल्टीवेटर की हड्डियां छोड़ो राख भी नहीं बचती, और ऐसा होते ही ड्रैगन किंग की दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई देती है, जैसे वो सबको चेतावनी दे रहा हो कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसकी इस महान ताकत से ऐसे ही अस्तित्व से गायब हो जाएगा। इस ड्रैगन की दहाड़ के बाद आसपास बिल्कुल शांति हो जाती है, और ठीक इसी वक्त राहुल को अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर को हराकर मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट।
डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। और इस नोटिफिकेशन के ठीक बाद राहुल अपनी आंखों में शैतानियत लिए बाकी कल्टीवेटर्स की ओर देखता है, जो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ ही रहे थे, पर अपने सामने हुए मौत के तांडव को देखकर बीच हवा में ही रुक जाते हैं। और जैसे ही उन्हें राहुल की वो नजरें अपने ऊपर महसूस होती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपने मन में चिल्लाते हुए बोलते हैं, शिट, ये क्या बेहूदगी है। क्या इस शख्स को हम अभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर कह सकते हैं? क्या इस दृश्य को अभी भी देखने के बाद वो हरा सेलेस्टियल सेक्ट के लोग इस राक्षस को ची रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर कहने की हिम्मत कर सकते हैं? इसकी ताकत इस वक्त किसी भी गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर से कम नहीं है। इसको हम कैसे हरा सकते हैं? गोल्डन कोर स्टेज कोर बेयरिंग स्टेज के बाद आता है और अपने मन में सेलेस्टियल सेक्ट को कोसने के बाद वो कल्टीवेटर्स किसी दूध पीते बच्चे की तरह, जिससे उनका दूध छीन लिया गया हो, जोर से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। जल्दी सभी यहाँ से भागो। हमें जल्दी से सेक्ट पहुंचकर इस लड़के की ताकत के बारे में सभी एल्डर्स को बताना चाहिए और अब एल्डर्स खुद ही आएंगे इस लड़के के सर को लेने के लिए। वहीं जब राहुल ऐसे सभी को भागते हुए देखता है तो वो किसी राक्षस की तरह जोर से हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, अब भागने का क्या फायदा जब मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला है। और इतना बोलते ही राहुल अपने सिस्टम को माइटी लॉ ऑफ थंडर तकनीक, बिजली को उसके कानून से कंट्रोल करने की तकनीक खरीदने की कमांड देता है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को माइटी लॉ ऑफ थंडर तकनीक खरीदने के लिए। इसके लिए आपके 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स काट लिए गए हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। माइटी लॉ ऑफ थंडर तकनीक, बिजली को उसके कानून से कंट्रोल करने की तकनीक, धरती स्तरीय लो लेवल तकनीक। उस तकनीक को पूरे तरीके से सीखने के बाद आप बिजली की इन तकनीकों को मास्टर कर लेंगे। थंडर डैश, बिजली की तरह पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्किल। थंडर डॉज, बिजली की मदद से दुश्मनों के हमलों से बचने की स्किल। और लाइटनिंग हैसेट, अपने भागने की स्पीड को बिजली की मदद से कई गुना बढ़ा पाने की स्किल। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या राहुल इस तकनीक की मदद से उन सभी भागे हुए कल्टीवेटर्स को पकड़ के खत्म करने में कामयाब हो पाएगा, या उनमें से कोई बचकर सेक्ट से मदद ले आएगा? चैप्टर 15, दुश्मनों का संहार, डाई। अब तक अपने सामने अपने ही साथी को अस्तित्व से गायब होते देख सभी कल्टीवेटर्स अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने सेक्ट की तरफ अलग अलग होकर भागने उड़ने लगते हैं, ताकि उनमें से ज्यादा लोग सही सलामत अपने सेक्ट में पहुंचकर अपने एल्डर्स टीचर से राहुल को मारने में मदद ले पाएं। और उनको ऐसे डर कर भागते हुए देख राहुल किसी डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको सुनकर उन कल्टीवेटर्स के दूर भागते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब आगे अपने सामने उन कल्टीवेटर्स को यूं उससे डरकर भागते हुए देख राहुल उनको हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही ये बोलकर कि आज तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा, तुम्हारी मौत को अपने हाथों से लिख दिया है, हा हा हा। और इतना बोलकर राहुल अपने सिस्टम को माइटी लॉ ऑफ थंडर तकनीक को खरीदने की कमांड देता है। डिंग, माइटी लॉ ऑफ थंडर तकनीक को 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स में खरीद लिया गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तकनीक को खरीदने के ठीक बाद राहुल के दिमाग में इस तकनीक की सारी जानकारी आ जाती है, जिसे पढ़कर राहुल के चेहरे की वो डेविल स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो तुरंत ही 100 स्किल पॉइंट्स इस तकनीक में डाल देता है। इस तकनीक की जानकारी पिछले चैप्टर में दे दी गई है, आप उसे पिछले चैप्टर के आखिर में पढ़ सकते हैं। राहुल के स्किल पॉइंट्स माइटी लॉ ऑफ थंडर तकनीक में जोड़ते ही उसके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, 100 स्किल्स पॉइंट्स को माइटी लॉ ऑफ थंडर तकनीक में जोड़ा जा रहा है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली माइटी लॉ ऑफ थंडर तकनीक को पूरे तरीके से मास्टर करने के लिए इससे आपकी स्पीड 100% से बढ़ गई है। डिंग, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपने माइटी लॉ ऑफ थंडर तकनीक की लाइटनिंग हेसिट स्किल को मास्टर कर लिया है, जिससे आप इस तकनीक के एडवांस वर्जन लाइटिंग इल्यूशन, जिसको मास्टर करने से होस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों को होस्ट की सिर्फ परछाई ही दिखाई देगी, को भी खरीद सकते हैं। क्या आप इस तकनीक को खरीदना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल अपने सामने डरकर भाग रहे कल्टीवेटर्स का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हम नहीं, सिस्टम अभी लाइटिंग इल्यूशन स्किल को खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए तो लाइटनिंग हेसेट भी ज्यादा ही हो जाएगी। और इतना बोलकर राहुल लाइटनिंग हेसेट तकनीक को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से एक्टिवेट कर देता है और पूरी स्पीड के साथ उन कल्टीवेटर्स का पीछा करने लगता है।
इस वक्त राहुल उन कल्टीवेटर्स के पीछे हवा में इतनी तेज भाग रहा था कि उसके पैरों में से बिजलियां निकल रही थीं। फिर कुछ ही पल में राहुल झट से एक भागते उड़ते हुए कल्टीवेटर के सामने बिल्कुल स्टाइल से अपने दोनों हाथों को किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी की तरह पीछे रखकर प्रकट हो जाता है और एक डेविल स्माइल के साथ उससे बोलता है, ही तुम्हें क्या लगता है तुम किधर जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वहीं जैसे ही वो कल्टीवेटर राहुल को अपने सामने अचानक से देखता है तो उसे राहुल के बालों और उसके पूरे शरीर से बिजली निकलते हुई दिखती है, जिसके कारण राहुल उसे इस वक्त साक्षात यमराज दिखाई दे रहा था, जिसे देखते ही वो जोर से चिल्लाता है, आह नहीं। पर इससे पहले कि वो अपनी चीखों को ठीक से अपने गले निकाल पाता कि राहुल का ड्रैगन मुक्का उसे अस्तित्व से ही गायब कर देता है, जिससे उसकी राख भी नहीं बचती। फिर इसी तरह पूरे आसमान बिजलियों को इधर से उधर कड़कते हुए देखा और सुना जा सकता है और उसके साथ उन कल्टीवेटर्स की भी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, रुक जाओ, उद्धरण चिन्ह। हम सभी सेलेस्टियल सेक्ट के शिष्य हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। कुछ समय बाद पूरे पैन गांव में उन कल्टीवेटर्स की चीखें, जान की भीखों और धमकियों की आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुनकर भी राहुल, जिसकी आंखें इस वक्त दुख और गुस्से से लाल थी, वो उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता है और उन बुरे कल्टीवेटर्स का संहार जारी रखता है। और जैसे जैसे राहुल इन सभी कल्टीवेटर्स का खात्मा कर रहा था, वैसे वैसे ही उसके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर पारस को मारने के लिए, इसके लिए सिस्टम आपको 10,000 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर राघव को मारने के लिए, इसके लिए सिस्टम आपको 8,000 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर आदित्य को मारने के लिए, इसके लिए सिस्टम आपको 10,000 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो। अल्पिराम 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 अल्पिराम। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर वसंत को मारने के लिए, इसके लिए सिस्टम आपको 8,000 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। और इस दृश्य को पल्लवी और बाकी गांव वाले आसमान में हैरानी से देखने लगते हैं। उन्हें इस वक्त आसमान में जगह जगह बिजलियां कड़कती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से कभी कभी उन्हें नीले रंग का ड्रैगन किंग भी दहाड़ते हुए दिखाई देता है और कभी कभी उन्हें खून का कोहरा और राख भी देखने को मिलती है। फिर कुछ ही पलों में कई कल्टीवेटर्स का यूं ही खात्मा हो जाता है और इससे पूरे पैन गांव में जगह जगह खून की वर्षा होने लगती है और ये सारा खून उन कल्टीवेटर्स का था जिनका संहार राहुल ने अभी अभी किया था। ये खून राहुल ने गांव के उन निर्दोष गांव वालों की रिस्पेक्ट और उनकी आत्मा की शांति के लिए बरसाया था। और ये सब देखकर सभी गांव वाले शौक के मारे अपनी अपनी जगह पर जम से जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने भी कल्टीवेटर्स को देखा था, वो सब उनको किसी चिंटी की तरह ट्रीट करते थे, जिन्हें वो कल्टीवेटर्स कभी भी मसल सकते थे। पर आज जब वो उन हमेशा ऊंचे रहने वाले कल्टीवेटर्स को राहुल के हाथ से यूं ही बिना किसी आवाज और खून बहाए मरते हुए देखते हैं तो उन्हें अपने और अपने साथी गांव वालों के लिए न्याय की अनुभूति होती है। ये सब उन्हें एक सपना सा लग रहा होता है, पर जैसे ही वो राहुल को अपने सामने जमीन पर लैंड करते हुए देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राहुल सभी कल्टीवेटर्स को खत्म करने के बाद जमीन पर लैंड करता है तो वो पहले तो कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत रहता है और फिर वो उन शहीद हुए गांव वालों के शरीर के सामने जाकर अपने सर को झुका लेता है और आवाज में भारीपन के साथ बोलता है, मेरे देरी से आने के लिए आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखों से एक आंसू बहाते हुए राहुल आगे बोलता है, बूढ़े सरपंच जी और बाकी गांव वालों की आत्मा को भगवान शांति दे। और मैं आज से और अभी से इस पैन गांव की रक्षा करने का प्रण लेता हूं। मैं राहुल आज के बाद किसी को भी पैन गांव के लोगों को परेशान नहीं करने दूंगा। और राहुल के इतना बोलते ही वहां खड़े सभी गांव वाले राहुल के सामने उसके इस उपकार के लिए झुक जाते हैं, जिसको देखते ही राहुल जल्दी से उन गांव वालों को खड़े करते हुए बोलता है, प्लीज आप सभी मेरे सामने ऐसे ना झुके, आखिरकार ये मेरी ही तो गलती है कि आपके गांव को मेरी वजह से ये कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। पर अब आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि अब से मैं आपके गांव की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगा। और इतना बोलकर जैसे ही राहुल अपने सामने झुके हुए उन दयालु और ईमानदार गांव वालों को देखता है तो उसे पहली बार अपने जीवन में जीने के मकसद की अनुभूति होती है कि उसे अब आगे करना क्या है।
फिर कुछ देर बाद जब सभी गांव वाले अपने मरे हुए साथियों को रिस्पेक्ट और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं तो राहुल, अभिषेक और बाकी गांव वाले उन सभी के शरीर को उठाकर अपने गांव के पीछे वाले पहाड़ पर ले जाकर पूरी प्रक्रिया से उनके शरीर को इज्जत से दफना देते हैं। इस प्रलय के खत्म होने के बाद पूरे गांव से उन कल्टीवेटर्स के खून की स्मेल आ रही थी, पर इससे किसी भी गांव वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इस वक्त गांव में ज्यादातर गांव वालों की जान बच गई थी, जिसके लिए वो राहुल के बहुत शुक्रगुजार थे। अगले दिन राहुल पल्लवी के घर, जहां वो कुछ दिनों से रह रहा था, वहां अपने बिस्तरे पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे ही वो गांव वालों से अपने किए गए प्रॉमिस के बारे में सोचकर वो अपने सिस्टम को खोल लेता है। होस्ट राहुल शर्मा। कल्टीवेशन स्टेज, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज लेवल 1 छोटी बढ़ोतरी। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 1,08,000 2,000। अगले लेवल पर जाने के लिए मध्यम लेवल कल्टीवेशन तकनीक खरीदने की जरूरत है। सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 185। स्किल्स, शुरुआती लेवल कल्टीवेशन तकनीक 9 फॉर्म ऑफ ड्रैगन तकनीक पूरी मास्टरी, माइटी लॉ ऑफ लाइटिंग तकनीक पूरी मास्टरी। जॉब कोई भी नहीं, स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार जमाए। अपनी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद राहुल देखता है कि सभी कल्टीवेटर्स को मारने के बाद उसे 1 लाख से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए हैं, पर मध्यम लेवल की कल्टीवेशन तकनीक ना होने के कारण उसका लेवल अप नहीं हुआ है, पर उसे इस वक्त मध्यम लेवल कल्टीवेशन तकनीक को खरीदने की कोई जल्दी नहीं थी। वो चाहता तो अपने 185 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स के साथ इसको आसानी से खरीद सकता था, पर उसे इस वक्त गांव की सेफ्टी के लिए और भी ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान देना था, क्योंकि उसे पता है कि उसने जिन कल्टीवेटर्स को मारा है उससे जल्द ही और लोगों को पता ये लग जाएगा कि वो अभी पैन गांव में ही है, जिसके कारण उसे मारने के लिए और भी ताकतवर कल्टीवेटर्स आएंगे। और इस सीरियस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर वो इस गांव की सेफ्टी को बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है, और सोचते सोचते उसके दिमाग में पहला ख्याल तो ये आता है कि वो इन सभी गांव वालों को भी कल्टीवेशन सीखा दे, पर फिर उसे इस चीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एहसास होता है कि इन गांव वालों को कल्टीवेशन आखिर सिखाएगा तो सिखाएगा कौन, क्योंकि उसे खुद तो कल्टीवेशन करना आता नहीं है, वो गांव वालों को क्या सिखाएगा, क्योंकि उसकी खुद की कल्टीवेशन सिस्टम पर निर्भर है। और ये सोचते ही वो तुरंत ही पूरे गांव को कल्टीवेशन सिखाने के ख्याल को दूर झटक देता है और फिर गांव की सेफ्टी को बढ़ाने के दूसरे रास्तों के बारे में सोचने लगता है। जो सोचते सोचते वो अपने सिस्टम को खोल लेता है, जहां उसे स्पेल्स जादुई मंत्र का सेक्शन दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसे खोल लेता है। स्पेल्स स्तर, बेसिक स्पेल्स, शुरुआती लेवल स्पेल्स, मध्यम लेवल स्पेल्स, हाई लेवल स्पेल्स, एक्सपर्ट लेवल स्पेल्स, आध्यात्मिक लेवल स्पेल्स, पुरातन प्रलयकारी लेवल स्पेल्स। इन पुरातन प्रलयकारी लेवल स्पेल्स के बाद भी कई और ज्यादा खतरनाक स्तर के स्पेल्स मौजूद थे, पर अभी राहुल के पास उनको देखने का अधिकार नहीं था, और इनको देखकर राहुल के मन की जिज्ञासा बढ़ने लगती है और वो एक्साइटेड होकर इन पुरातन प्रलयकारी लेवल स्पेल्स को खोलकर देखने लगता है। अमरता प्राप्त लोगों को मारने का स्पेल, भगवानों को हमेशा के लिए कैद करने का स्पेल, पाताल के गॉड लेवल राक्षसों को पोर्टल के जरिए बुलाने का स्पेल, सितारे को तबाही के लिए समन बुलाने करने का स्पेल। इन सभी स्पेल्स के नाम और इनके डिस्क्रिप्शन को पढ़कर राहुल अपनी जगह पर जमसा जाता है और उसका मुंह भी शौक के मारे इतना ज्यादा खुल जाता है कि एक अंडा तो आराम से अंदर जा सकता है। और इनको पढ़ने के बाद राहुल खुले मुंह के साथ अपने मन में खुद से बोलता है, शिट, ये सभी स्पेल्स सच में प्रलयकारी स्तर के ही हैं, क्योंकि इनमें से एक भी स्पेल के इस्तेमाल से दुनिया को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, पर इनको खरीदना अभी मेरी औकात के बाहर है, क्योंकि इनमें से हर एक स्पेल की कीमत कई हजारों लाखों सख्त एक्टिंग पॉइंट्स हैं। पता नहीं मैं कभी इतने कमा भी पाऊंगा कि नहीं। खैर इसको छोड़ो, उन सेलेस्टियल सेक्ट वालों के लिए मुझे इतने भी खतरनाक स्पेल्स की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी इससे पहले के स्तर के स्पेल्स देखता हूँ। और ये सोचकर जैसे ही वो मध्यम लेवल के स्पेल्स को देखता है तो उसमें से सबसे सस्ता स्पेल भी 200 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स का था, जिसको देखकर राहुल का मुंह बन जाता है और उसे अपने गरीब होने का एहसास होता है। और ये एहसास होते ही वो चुपचाप शुरुआती लेवल के स्पेल्स को देखने लगता है, और उनके प्राइस को देखकर राहुल चैन की सांस लेता है, क्योंकि इन स्पेल्स के प्राइस ज्यादा डरावने नहीं थे और इनके ज्यादातर स्पेल्स की कीमत 80 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स के आसपास ही थी। जिसको देखकर राहुल इन स्पेल्स के डिस्क्रिप्शन को पढ़ने लगता है। महान स्वर्गीय इल्यूशन क्रिएटिंग स्पेल। इस स्पेल की उत्पत्ति एक पुरातन प्रलयकारी स्पेल से हुई है। इस स्पेल के इस्तेमाल से आप कम ताकत से बड़ी ताकत को हराने में सक्षम हो पाएंगे। अगर कोई ताकतवर दुश्मन हमला करते वक्त इस स्पेल की चपेट में आ जाता है तो वो किसी प्यार में पड़े आशिक की तरह अपनी सोच में गुम हो जाएगा और उसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होने लग जाएगी, जिससे इस स्पेल का मालिक अपने आप को उसके हमले से आसानी बचाकर दुश्मन को उसी की मर्जी से अटैक कर पाएगा, क्योंकि वो आपके अटैक से खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। नोट:
इस स्पेल का असर ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के कल्टीवेटर्स और उसके ऊपर के कल्टीवेटर्स पर नहीं होगा। प्राइज 65 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। अल्पविराम 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 अल्पविराम। ऑलमाइटी 4 डायरेक्शन प्रोटेक्शन स्पेल। इस स्पेल की उत्पत्ति एंशिएंट गॉड लेवल बीस्ट स्पेल से हुई है और इसका इस्तेमाल बहुत बड़ी जगह को बचाने के लिए किया जा सकता है। इस स्पेल के इस्तेमाल से उस जगह को चारों दिशाओं से एक एक लेजेंडरी बीस्ट ग्रीन ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मेलियन बर्ड और ब्लैक ग्रेट टोर्टोइज कछुआ प्रोटेक्ट करेंगे। नोट: इस स्पेल का असर ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के कल्टीवेटर्स और उसके ऊपर के कल्टीवेटर्स पर नहीं होगा। प्राइज 80 सख्त एक्टिव पॉइंट्स। और इस प्रोटेक्शन स्पेल को देखते ही राहुल इस स्पेल को खरीदने का डिसाइड कर लेता है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वहीं पैंग गांव से कई किलोमीटर दूर एक जंगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिससे बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था, वो अपने सामने खड़े दो आदमियों से गुस्से में पूछता है, हमारे सेक्ट के शिष्य अभी तक उन गांव से वापस क्यों नहीं आए? इसका जवाब दो मुझे। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या राहुल इन स्पेल्स से अपने गांव को उन ताकतवर कल्टीवेटर्स से बचा पाएगा, या हो जाएगी कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी और ये खतरनाक आदमी कौन है जो इतने गुस्से में सवाल कर रहा है? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर्स। सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को आगे सन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें।